डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? होप कि आप लोग घर पे होंगे और सेफ होंगे। मैं डॉक्टर रंजना शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज से आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बताएंगे। डियर स्टूडेंट, आपको जो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है उसे आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और अपनी कॉपी में उसे नोट्स के रूप में बनाइए, जो कि आपको एग्जाम में काम देगा। आज एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम बात करेंगे एनएमआर के प्रिंसिपल के बारे में, एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई के बारे में। अब पहले एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ने से पहले टर्म स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझना इम्पॉर्टेंट है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो टर्म है वो दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, स्पेक्ट्रो प्लस स्कोपी। स्पेक्ट्रो का मतलब होता है स्पेक्ट्रम और स्कोपी का मतलब होता है अध्ययन। तो किसी भी पदार्थ का या सब्सटेंस का उसके स्पेक्ट्रम के आधार पर अध्ययन करना स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी फिजिकल केमिस्ट्री की एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरेक्शन मैटर के साथ हम लोग पढ़ते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक के द्वारा किसी भी पदार्थ का आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है और उसकी संरचना का अध्ययन भी किया जा सकता है। इसलिए स्पेक्ट्रोस्कोपी एक कैरेक्टराइजिंग टूल भी है। आज हमारे इस लेक्चर का जो इम्पोर्टेंट जो स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ेंगे वो है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसा कि आपको क्लासरूम लेक्चर में भी बताया जा चुका है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक अलग अलग तरीके की है, जैसे कि माइक्रोवेव या जिसे हम लोग रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से जानते हैं, और रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जिसे अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी जानते हैं। इसी तरीके से आईआर रेडिएशन यानी जिसे हम लोग इंफ्रारेड रेडिएशन बोलते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है हमारे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो इस तरीके से स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो टेक्निक्स हैं वो अलग अलग हैं, और इन अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक के द्वारा हमको सब्सटेंस के बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हमको बेसिकली फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताती है, और हमारा अगर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो वो हमको पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। अब यहाँ पे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ है वो हमारे पदार्थ की संरचना, उसके स्ट्रक्चर को बताने के लिए किया जाता है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी किसी भी पदार्थ की संरचना को बताने के लिए बहुत ही यूजफुल टेक्निक है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को पर्सल और ब्लॉक इन्होंने डिस्कवर किया था, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला। अब हम लोग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक को दो तरीके से हमने कैटेगराइज किया है। ये इस पर निर्भर कर रहा है कि हमारा जो मिलने वाला स्पेक्ट्रम है वो कैसा है। तो जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो दो तरीके की होती है, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक होता है हमारा एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हमारा स्पेक्ट्रम मिलता है वो रेडिएशन के एब्जॉर्बेंस के द्वारा मिलता है, और एमिशन में जब हमारे लाइट रेडिएशन का इंटरेक्शन हमारे मैटर के साथ होता है तो जो एमिटेड लाइट हमको मिलती है उसके द्वारा जो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है उसे हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ऐसी लाइट रेडिएशन का यूज़ होता है जो कि जिनकी एनर्जी कम होती है, यानी लोअर एनर्जी वाली जो रेडिएशन होती है वो हमको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देती हैं, जबकि हायर एनर्जी वाली जो रेडिएशंस होती हैं वो हमको एमिशन स्पेक्ट्रम देती हैं। जैसे हमारे माइक्रोवेव की एनर्जी कम है, इंफ्रारेड रेडिएशन की एनर्जी कम होती है, रेडियो वेव्स की एनर्जी कम होती है, तो ये हमको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देती है। परंतु एक्स रेज जिनकी एनर्जी ज़्यादा है वो हमको एमिशन स्पेक्ट्रम देती है। इसके आधार पे हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक को दो तरीके से कैटेगराइज कर लिया कि हमारा स्पेक्ट्रम एमिशन मिल रहा है कि हमको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिल रहा है। अब सेकेंड जो टॉपिक है वो है आपका एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल। तो जिस तरीके से हम इससे पहले ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन के स्पिन करने से एक मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है,
यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना आवश्यक है। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उनके स्पिन आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिससे नेट मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो अगर हमारे सिस्टम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनकी स्पिन करने के कारण एक मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होती है, जिसका इंटरेक्शन होता है बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के साथ या बाहरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और इसके आधार पर हमको एनर्जी स्टेट की स्प्लिटिंग होती है और हमको स्पेक्ट्रम मिलता है एनर्जी के एब्जॉर्प्शन से। अब यहाँ पे हम बेसिकली एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, एक चीज़ और समझिए कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब ये डिपेंड करता है कि आपने न्यूक्लियाई क्या ली है, उसके आधार पे भी हम लोग एनएमआर को अलग अलग नाम दे सकते हैं। जैसे अगर हम लोग कार्बन 13 का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को सीएमआर बोलते हैं, कार्बन 13 रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। और अगर हम लोग हाइड्रोजन न्यूक्लियाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे उसको प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। तो अगर आपको अलग अलग नाम आता है पीएमआर, अगर एनएमआर की जगह पीएमआर आ जाता है तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। आप लोग इसको एनएमआर, पीएमआर, सीएमआर इनके नाम से भी जाना जाता है, जिसका बेसिक प्रिंसिपल एक ही होता है। तो जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन के स्पिन से एक मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होती है, उसी तरीके से सर्टेन एटम के भी न्यूक्लियाई होते हैं। हर न्यूक्लियाई एनएमआर एक्टिव हो ये ज़रूरी नहीं है। कुछ एटम के न्यूक्लियाई एनएमआर एक्टिव होते हैं और उनके स्पिन करने के कारण एक मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होती है। और जब ऐसे न्यूक्लियाई को हम बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस कंडीशन पे क्या होता है कि हमारे जो न्यूक्लियर स्पिन है वो दो एनर्जी स्टेट में स्प्लिट हो जाती है, एक हायर और एक लोअर। और इस स्प्लिटिंग के कारण एक ऊर्जा का अंतराल डेवलप हो जाता है, और ये जो ऊर्जा का अंतराल है वो एनर्जी रेडियो वेव के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। अब इसे थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। जैसे कि आप इस स्पिन करने वाले न्यूक्लियाई को एक लट्टू या स्पिन करने वाले न्यूक्लियाई को आप एक टॉप मान सकते हैं, जिसके स्पिन करने के कारण एक मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो रही है। जैसे आप यहाँ पे देखिए कि ये हमारा कोई न्यूक्लियाई है। अब ये एनएमआर एक्टिव है। अब इसके बारे में आगे बात करेंगे कि कैसे न्यूक्लियाई एनएमआर एक्टिव होते हैं। तो ये हमारा एक न्यूक्लियस है जो कि स्पिन कर रहा है। इसको आप एक लट्टू की तरह भी मान सकते हैं। अब इसके स्पिन करने के कारण एक मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो रही है। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल अगर वो स्पिन करता है तो उसके स्पिन करने के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। तो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस भी एक चार्ज्ड पार्टिकल है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, और इसके स्पिन करने के कारण एक मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो रही है। अब ये जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो रही है, अब इसको इस स्पिन करने वाले प्रोटॉन को हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी उत्पन्न हो जाती है कि ये जो स्पिन करने वाला जो प्रोटॉन है ये अपने आप को जो हमने अप्लाई की है मैग्नेटिक फील्ड उसकी सेम डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लें। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि स्पिन करने वाला जो न्यूक्लियाई है अपने आप को इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की दिशा के विपरीत दिशा में अपने आप को अलाइन कर ले। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि स्पिन करने वाला जो हमारा प्रोटॉन है वो अपने आप को इस तरीके से अलाइन करे ताकि उसकी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन पे हो जिस डायरेक्शन में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं, और दूसरी कंडीशन होती है कि उसकी दिशा विपरीत दिशा में हो। तो जब हमारे स्पिन करने वाले प्रोटॉन की दिशा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा स्पिन। और जब हमारे स्पिन करने वाले प्रोटॉन की अलाइनमेंट डिफरेंट या अपोजिट डायरेक्शन में होती है तब इस स्पिन को हम लोग बोलते हैं बीटा स्पिन। तो यहाँ पर दो एनर्जी स्टेट हो गए। तो जो सेम डायरेक्शन में जब रहता है हमारे स्पिन या अल्फा स्पिन की एनर्जी को हम लोग लोअर एनर्जी मानते हैं, और जो हमारा बीटा स्पिन है उसको हम लोग हायर एनर्जी मानते हैं।
तो इस हायर और लोअर एनर्जी होने के कारण इनके बीच में एक एनर्जी का गैप उत्पन्न हो गया है और ये जो ऊर्जा का अंतराल है ये रेडियो वेव की एनर्जी के बराबर होता है। तो जब हम बाहर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि रेडियो वेव है उसको जब हम इस पर प्रवाहित करते हैं देते हैं तो अगर वो एनर्जी इन दोनों ऊर्जा के बराबर होती है तो क्या करेगा हमारा जो न्यूक्लियस है उस एनर्जी को वो एब्सॉर्ब करेगा और उसकी वो अल्फा स्पिन से कन्वर्ट हो जाएगा बीटा स्पिन में। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्लिपिंग ऑफ प्रोटॉन, यानी जब हम लोग अल्फा स्पिन से बीटा स्पिन में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोटॉन फ्लिपिंग। और इस प्रोसेस में ऊर्जा का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है इस ऊर्जा के एब्जॉर्प्शन के कारण ही हमको एनएमआर स्पेक्ट्रम मिलता है। अब इसको हम लोग आगे देखते हैं कि किस तरीके से हमारा जो एनएमआर सिग्नल हमको मिलते हैं स्पेक्ट्रम में। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल इतना ही है कि जब हमारा कोई भी न्यूक्लियाई जिसका स्पिन नॉन जीरो स्पिन है ऐसा न्यूक्लियाई जब स्पिन करता है उसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है और हमारे प्रोटॉन के पास दो पॉसिबल अलाइनमेंट हो सकते हैं। एक होता है टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा होता है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। और जो टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो लोअर एनर्जी स्टेट है और ये स्टेबल स्टेट है और दूसरा अलाइनमेंट होता है हमारा हायर एनर्जी स्टेट जो कि अनस्टेबल है। और लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाने के लिए न्यूक्लियस के द्वारा रेडियो वेव का एब्जॉर्प्शन एक पर्टिकुलर रेडियो वेव की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन होता है और जिसके कारण हमारा जो प्रोटॉन है वो लोअर से हायर एनर्जी स्टेट पे चला जाता है और इस एब्जॉर्प्शन के कारण ही हमको एक स्पेक्ट्रम मिलता है जिसे हम एनएमआर स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। स्पेक्ट्रम को इंटरप्रेट करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ऐसे कौन से न्यूक्लियाई होते हैं जो कि एनएमआर एक्टिव हों। तो डियर स्टूडेंट आप इसे नोट कर सकते हैं कि ऐसे न्यूक्लियाई जिनके मास नंबर एवं एटॉमिक नंबर ऑड, जैसे इसको आप एक टेबल की तरह से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं कि अगर मास नंबर हमारा ऑड है और एटॉमिक नंबर ऑड या इवन है तो उस कंडीशन में जो हमारे न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू होती है वो हाफ होती है। जिसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जैसे हाइड्रोजन हो गया H11, कार्बन 13 और नाइट्रोजन 15 एक्सेट्रा। ये ऐसे जो न्यूक्लियस होते हैं वो एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई कहलाते हैं। उसके बाद आप दूसरा नोट कर सकते हैं कि अगर हमारा मास नंबर इवन हो और हमारा एटॉमिक नंबर भी इवन हो तो उस कंडीशन में जो हमारा न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू आई वो हमारी ज़ीरो हो जाती है और ऐसी कंडीशन में जो हमारा न्यूक्लियाई होता है वो एनएमआर इनएक्टिव हो जाता है जिसके कारण हमको कोई भी स्पेक्ट्रम नहीं मिलता। आप उसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं कार्बन 12, हमारा ऑक्सीजन 16 एक्सेट्रा। तो एनएमआर जो एक्टिव न्यूक्लियस होते हैं उनके लिए जो स्पिन आई की वैल्यू हाफ इंटीग्रल होती है। यदि आई की वैल्यू ज़ीरो होती है तो वो ऐसे जो न्यूक्लियाई होते हैं वो एनएमआर एक्टिव नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रा। अगर आपके पास एनएमआर स्पेक्ट्रा हो तो उस एनएमआर स्पेक्ट्रा को देख करके आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है उसके बारे में बात करते हैं। तो एनएमआर स्पेक्ट्रा को बेसिकली 4 पॉइंट्स में हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है नंबर ऑफ सिग्नल, सेकंड नंबर पे है पोजीशन ऑफ सिग्नल, तीसरा नंबर होता है इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल और फिर फोर्थ नंबर पर होता है कि हमारा जो एनएमआर सिग्नल है वो कितनी संख्या में स्प्लिटेड है। तो पहली बात करते हैं हम लोग नंबर ऑफ सिग्नल्स की। तो जो अगर हमारे पास एनएमआर स्पेक्ट्रा है तो उसमें सिग्नल्स हमको कितने मिल रहे हैं। तो सिग्नल ये बताते हैं कि हमारे जो सैंपल हमने लिया है उसमें कितने प्रकार के प्रोटॉन हैं। तो ये बताते हैं कि कितने प्रकार के प्रोटॉन हमारे सैंपल में उपस्थित हैं। तो ये बताएगा हमारे नंबर ऑफ सिग्नल। अगर हमको एक सिग्नल मिल रहा है तो हमारे सैंपल में एक ही प्रकार के सभी जो प्रोटॉन है वो एक ही तरीके के हैं और अगर 1, 2, 3 तो ये संख्या हमको ये बताती है कि हमारे प्रोटॉन के प्रकार कितने हैं। फिर सेकंड नंबर पे आता है हमारे सिग्नल। अब जो हमको सिग्नल की संख्या तो मिल गई,
अब ये सिग्नल हमारे टीएमएस के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया जाएगा कि जो हमारा रेफरेंस हम लोग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं टेट्रामिथिलसाइलेन। तो टीएमएस से हमारा सिग्नल कहाँ की ओर है, अप फील्ड में है या डाउन फील्ड में है। तो वहाँ से हमको पता चलता है कि हमारे सिग्नल की पोजीशन कहाँ पर है, और सिग्नल की पोजीशन ये बताती है कि हमारे उस पर्टिकुलर प्रोटॉन के साथ कैसे ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब थर्ड नंबर पे आता है इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी की जो इंफॉर्मेशन वो हमारे समतुल्य प्रोटॉन की संख्या से मिलता है, कि यदि हमने ये बोला कि हमारे एक ही प्रकार के प्रोटॉन अगर 6 हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास 3 सिग्नल मिल रहे हैं, तो 3 सिग्नल मिलने से ये इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है कि आपके पास 3 प्रकार के प्रोटॉन हैं। अब ये 3 प्रकार के प्रोटॉन की संख्या कैसी है। यदि मान लीजिए सिग्नल 1 आपको एक शार्प पीक मिल रही है, तो अगर हमारे प्रोटॉन की संख्या जिसमें ज़्यादा होगी, जैसे सिग्नल 1 है हमारे पास, अगर उसमें 6 प्रोटॉन है और 6 के 6 प्रोटॉन एक ही प्रकार के हैं, सिग्नल 2 के द्वारा ये प्रोटॉन फर्स्ट सिग्नल जो प्राप्त हुआ है उससे डिफरेंट सिग्नल होगा, मतलब डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन के द्वारा ये सिग्नल मिला है हमको। तो अगर सेकंड प्रोटॉन की संख्या, जो सेकंड सिग्नल हमको मिल रहा है उसमें प्रोटॉन की संख्या 4 है, और थर्ड सिग्नल जो मिल रहा है थर्ड टाइप ऑफ प्रोटॉन के द्वारा उसकी संख्या हमारी 2 है, तो जहाँ पर 6 प्रोटॉन है उसके द्वारा जो हमको पीक मिलेगा उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी कंपेयर टू सेकेंड एंड थर्ड। अब फोर्थ नंबर पे आता है हमारे सिग्नल की स्प्लिटिंग। तो जो सिग्नल की स्प्लिटिंग होती है वो नेबरिंग प्रोटॉन के द्वारा होती है, यानी हमारे समतुल्य प्रोटॉन के निकटवर्ती जो प्रोटॉन हैं उनके कारण क्या होता है कि हमारे प्रोटॉन के द्वारा जो उत्पन्न हुए सिग्नल होते हैं वो विपार्टित हो जाते हैं या एक से अधिक सिग्नल में स्प्लिट हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे प्रोटॉन के नेबरिंग जो प्रोटॉन हैं वो कितने हैं, तो इसके कारण सिग्नल की स्प्लिटिंग की इंफॉर्मेशन मिलती है। डियर स्टूडेंट, जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पेक्ट्रा है उसको डिटेल में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। आपको ये लेक्चर क्लासरूम के माध्यम से भी दिया गया है। इन केस आपको कोई क्वेरी हो तो आप इसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। घर पे रहिए और सेफ रहिए।